तो यह पुस्तक प्रतिज्ञा, जो कि प्रेमचंद का एक लघु उपन्यास है, इसको मैंने पिछले वीडियो में इसका मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, तो मैंने आपको दिखाया थी ये किताब, और आज हम इसी की कहानी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि काशी के आर्य मंदिर में एक सभा जुटी हुई है, जिसमें अमरनाथ जी का भाषण चल रहा है और लोग बैठकर उस भाषण को सुन रहे हैं। उसी भाषण में हम अमृत राय को भी देखते हैं, जो कि अपने घनिष्ठ मित्र दाननाथ के साथ आए हुए हैं। अब लाला अमृत राय जी पेशे से वकील हैं और वो बहुत ईमानदार वकील है, और वो उसी प्रकार के केसेस को लेते हैं जिसमें उनको पता हो कि उनके सामने वाला व्यक्ति ईमानदार है और सच्चा है और उसे झूठा फंसा दिया गया हो। उसी प्रकार के वो केसेस लेते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं। और वो ऐसे केसेस नहीं लेते जिनमें सिर्फ पैसों के लिए या किसी को बचाना हो जबरदस्ती और जानते हो कि वो गुनाहगार है। वो सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का केसेस लेते हैं जो अच्छे और सच्चे होते हैं और उसमें पूरा एफर्ट भी करते हैं, इसलिए इनके ज्यादातर केसेस ये जीतते हैं। साथ ही साथ इनको रुपयों का मोह नहीं है, ये सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा इनको काफी अच्छी लगती है। वहीं उनके मित्र दाननाथ, जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, साथ ही साथ वो अपने आगे डॉक्टर लगवाना चाहते हैं, इसलिए अपने थीसिस लिख रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, और वो थीसिस पूरा होने पर उनके आगे डॉक्टर की डिग्री लग जाएगी। सभा चलती होती है और सभा में अमरनाथ जी प्रश्न कर लेते हैं कि यहाँ बैठे कितने पुरुष हैं जो किसी विधवा से विवाह कर पाएंगे या कर सकते हैं। इस पर पूरी सभा चकित हो जाती है और किसी के हाथ नहीं उठते। लेकिन अचानक सब देखते हैं कि एक हाथ ऊपर उठा हुआ है, जो कि होता है अमृत राय जी का, और इसे देखकर सब चौंक जाते हैं कि ये कैसा पुरुष है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को तोड़कर, हमारी रीतियों को तोड़कर ये कौन सी कुरीति लाना चाहता है। और उनके मित्र जो बगल में बैठे होते हैं दाननाथ, जो कि बोर होते हैं सभा से, वो भी कहते हैं कि अमृत राय ये तुम क्या कर रहे हो, अपना हाथ नीचे करो। लेकिन अमृत राय कहते हैं कि जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं उससे मुकरूंगा नहीं। अब मैं किसी विधवा से ही विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इस भाषण से इतने प्रभावित होते हैं और वो जानते हैं कि ये समाज की कितनी बड़ी कुरीति है कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे जीवन भर ऐसे रहना पड़ेगा। सभा खत्म होती है और मंदिर में अकेले अमृत राय बैठे हुए हैं। दाननाथ उनसे प्रश्न करते हैं कि फिर प्रेमा का क्या होगा। अब प्रेमा कौन है, उसके बारे में हल्का सा मैं पीछे से स्टोरी बताता हूं। लाला बद्री प्रसाद अपनी बेटी का ब्याह अमृत राय से कर देते हैं, जो अमृत राय की पहली पत्नी होती है। प्रसव पीड़ा के दौरान उसकी और उसके शिशु की मृत्यु हो जाती है और इससे अमृत राय को काफी धक्का लगता है और वो 2 साल देशाटन करने चले जाते हैं। मतलब ये जगह छोड़ के 2 साल तक कहीं और चले जाते हैं इस पीड़ा से निकलने के लिए और कुछ अपने दिमाग को संतुलित करने के लिए। उसके बाद वो निर्णय करते हैं कि वो अब किसी औरत से विवाह नहीं करेंगे। लेकिन जब वो देशाटन करके लौटते हैं तो यहाँ बद्री प्रसाद उनको काफी फोर्स करते हैं कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। अभी आपकी बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं हुई है, तो आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, और आपकी पहली पत्नी की मृत्यु में आप गलत नहीं थे, वो हो गया तो हो गया, तो आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और उन्हीं की दूसरी बेटी होती है प्रेमा, जिससे वो चाहते हैं कि अमृत राय विवाह कर ले। अब अमृत राय और प्रेमा के बीच प्रेम पत्र एक्सचेंज हो जाते हैं, बातचीत बढ़ जाती है और सबको ऐसा लगता है कि अब इन दोनों का विवाह हो जाएगा। अंटिल दिस पॉइंट, जब अमृत राय ये भाषण सुनते हैं मंदिर में और उन्हें लगता है कि अब वो किसी नई लड़की से शादी नहीं करेंगे, अगर करना भी होगा तो किसी विधवा से विवाह करेंगे। तो दाननाथ ये बात से चौंक जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे और प्रेमा के बीच 2 साल से जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसको अगर इस प्रकार रोक दिया जाएगा तो प्रेमा को बड़ा धक्का लगेगा, साथ ही साथ उसके परिवार को। इस पर अमृत राय कहते हैं
कि प्रेमा काफी समझदार और पढ़ी लिखी महिला है। वो मेरी बात का तर्क समझेगी, उसे भले से थोड़ा धक्का तो लगेगा, लेकिन वो मेरी बात समझ जाएगी कि मैंने ये फैसला क्यों किया। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है। ये बात जब लाला बद्री प्रसाद को पता चलती है तो वो काफी दुखी होते हैं। वो कहते हैं ये किस प्रकार का पुरुष है, इसको तो समाज में रखना ही नहीं चाहिए। ये तो हमारी रीति रिवाजों को तोड़ना चाहता है, किसी कुरीति को अपनाना चाहता है। लाला बद्री प्रसाद काफी ईमानदार व्यक्ति थे और काफी अच्छे व्यक्ति थे, साथ ही साथ मोहल्ले के सबसे रईस व्यक्ति थे। लेकिन वो अपनी सभ्यताएं, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति से इतने जुड़े हुए थे कि उनका मानना था कि जो बाप दादा के और पुराने समय से चली आ रही रीति रिवाज है उसे बदलना नहीं चाहिए। वो एक सही स्ट्रक्चर है और वो अप्लाई इसलिए किया गया था कि हमारा समाज संतुलित हो। जैसा कि अक्सर हम लोगों को, पुराने लोगों को देखते हैं जो अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं, और वो जुड़ना जरूरी भी है। हाँ, कुछ कुछ रीति रिवाज को हल्का सा बदलना जरूरी भी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो समाज में थोड़ी बहुत रीति रिवाज जो पुराने हो गए उनको बदलना भी बहुत आवश्यक होता है। और बद्री प्रसाद कोई भी रीति रिवाज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। वो काफी ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन वो अपने रीति रिवाज से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। वो अपनी पत्नी देवकी से इसी बारे में चर्चा करते हैं कि अब मैं प्रेमा का विवाह कराऊंगा ही नहीं इस व्यक्ति से, और साथ ही साथ अमृत राय का हर जगह विरोध भी करूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो कर रहा है वो गलत है। अब प्रेमा जब ये बात सुनती है तो वो थोड़ी दुखी तो होती है, पर वो अमृत राय को जानती है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, और मन ही मन उनका समर्थन करती है कि इन्होंने जो फैसला लिया वो सही लिया। चलो, मुझे मेरा प्रेम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, या तो मैं पूरा आजीवन कुंवारी मरूंगी, या तो माता पिता का मेरे प्रति जो फैसला होगा उस पर मैं अटल रहूंगी।